नमस्कार। उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। लोक संस्कृति के संवाहक मेले और पर्व, आज इस विषय पर उत्तराखंड पर केंद्रित एक परिचर्चा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। परिचर्चा में सम्मिलित हैं प्रोफेसर D.R. पुरोहित, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित, उत्तराखंड और देश के स्वनामधन्य लोक संस्कृति कर्मी और रंगकर्मी नाटककार। पुरोहित जी, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। परिचर्चा में सम्मिलित हैं लोक संस्कृति के बहुत ही अच्छे जानकार और घुमंतु पत्रकार और साहित्यकार श्री मनोज इस्टवाल जी। इस्टवाल जी, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुरोहित सर, जब हम मेले और पर्व की बात करते हैं तो मेले और पर्व दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, पर्व तो साल में जो कैलेंडर होता है, जितने हमारे महीने होते हैं, बैसाख से लेकर के चैत्र तक जी, उनमें कुछ खास तिथियां होती हैं जिनमें पर्व होते हैं जी, उनको पर्व कहते हैं। और मेले आप कहीं पे भी आयोजित कर सकते हैं जी। जैसे टिहरी जिले में बैसाख के महीने में ही 200 के करीब मेले होते हैं जी, तो लोगों के आयोजन के स्थल बनाए हुए हैं, तिथियां बनाई हुई हैं। उनमें कुछ विशेष पर्व जो होता है अमावस्या पूर्णिमा का, वो सवाल नहीं होता जी। ये मेले और यानी कि पर्व निर्धारित हैं और मेले आयोजित हैं। जो थौल की परंपरा है, कौथिक की परंपरा है, हम कौथिक को इससे अलग देखते हैं क्या? नहीं, कौथिक और थौल वही है, मेलों का ही स्वरूप है। जी। टिहरी जिले में और उत्तरकाशी में उनको थौल कहते हैं जी, बाकी कई जिलों में कौथिक कहते हैं। हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के कई स्थानों में उनको कई मेला कहते हैं, कई कौथिक कहते हैं। जी, वहाँ भी होते हैं, बैसाख के मेले होते हैं। जी। और ये मेले जो हैं, कुछ मेले तो वैसे ही होते हैं और कुछ मेले पर्व पे होते हैं। जी, ये विशेषता है, ये संबंध। इस्टवाल जी, जिस समय हम इस बात को कर रहे हैं, कदाचित ये समय चतुर्मास का समय है। चतुर्मास में जो हरेला की परंपरा है, हरेला पर्व है, इसको लेकर के आप इसको प्रकृति के कितने सानिध्य में देखते हैं और इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई क्या परंपराएं हैं? गणेश जी, ये बहुत खूबसूरत एक आपका प्रश्न भी है। और एक खूबसूरती ये है कि उत्तराखंड में जो भी मेले हों या फिर खेत खलियान और उससे आसपास का जो भी वातावरण है, सारी जो हमारी मातृशक्ति है उस पर निर्भर करता है। हमारे बहुत सारे गीत कप्पू, हिलांस, घुघुती, चिड़ियाओं पे जहाँ केंद्रित है, वही हरियाली पे भी बहुत केंद्रित है। चाहे घसेरी के गीत हों या चाहे पेड़ों से बात करती हुई महिलाओं के गीत हों, जैसे वो मुल मुल के को हंसड़ी छतु नेगी जी का गाना है। ये इनसे जोड़ के हरेला का जो एक कुमाऊं मंडल के बाद अब व्यापकता के साथ गढ़वाल मंडल में इसका भी वो दिखने को मिल रहा है। तो पर्यावरण प्रिय इस प्रदेश के लिए कुमाऊं ने एक सौगात के रूप में हरेला शुरू किया था। शायद ये हरेला पर्व के पीछे ये अवधारणा रही होगी कि प्रकृति के हरित श्रृंगार को कैसे मनमोहक किया जाए, जो हमारे सावन भादों में शुरुआत होती है और जो जाड़ों में आके पतझड़ के मौसम में भी हमारे डांडे कांटे हरे भरे रहे, बुग्याल हरे भरे रहे। मुझे लगता है इसे जोड़ के इसको देखा गया है। जो हरेला पर्व हमारी परंपरा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि वनकांतर क्षेत्रों के लोग उत्सव धर्मी होते हैं, हमारे उत्सव प्रकृति के सानिध्य में होते हैं। सर, जब हम इसको देखते हैं पुरोहित सर, तो जैसे हम इससे थोड़ा सा आगे जाकर के देखते हैं, फूलदेई को देखते हैं, तो फूलदेई की परंपरा को और फूलदेई के पर्व को हम कैसे देखते हैं? लोक में इसकी क्या खास विशेषता है? फूलदेई का पर्व जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में अकेले बच्चों का जो इतना बड़ा त्यौहार है वो उत्तराखंड में ही होता है। जी। तो फूलदेई जैसे कुमाऊं के कई जगहों पे सिर्फ एक दिन मनाते हैं, कई जगह पे 8 दिन तक मनाते हैं। गढ़वाल के कई इलाकों में 8 दिन तक फूल का पर्व मनाते हैं और टिहरी जिले में पूरा महीने भर, टिहरी और उत्तरकाशी में फूल का पर्व मना। जी। तो फूलदेई वैसे ये बसंत का पर्व है जी। लेकिन उसको और बारीकी में देखा जाए तो छोटे बच्चों का जिस विधाता ने
वहाँ वो कहते हैं कि बच्चों को विधाता ने भेजा इस दुनिया में, बी माता भी कहते हैं। जी जी। और जब छोटे छोटे बच्चे बिना बात के हंसते रहते हैं तो ये माना जाता है उनकी जो भेजने वाली है बी माता उनको हंसा रही है। जी तो बी माता का ही ये उसको फूल डालने का पर्व होता है जी सारे उत्तराखंड में। और बी माता का केदार घाटी में एक अनुष्ठान भी होता है जी 3 गांवों में है, रवि गांव में होता है, अंदरवाड़ी में होता है, दियोसाल में होता है। जी। और बी माता का यहाँ गौरी गांव में, इधर नोटियालों का गांव खंडा घाटी में, खंडा गौरी में, गांव, हाँ हाँ जी। गौरी गांव में बी जी। माता वहाँ भी उत्सव होता है, जी। लेकिन वहाँ 15 दिन का उत्सव होता है। जी तो वो जो डोला बनाया जाता है, जी। तो डोला इनफैक्ट उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए जो घोगा, जी डोले को घोगा कहते हैं। जी। और घोगा में रहने वाली जो देवी है वो बी माता है। क्या बात। उसी को लोग घोगा माता भी कहते हैं। जी, घोगा माता फूला वो, जी। ठीक है, फूल दई छम्मा दई जी। जतगा दई उतगा सही, जी 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 दैनी द्वार भरी भकार। जी। और यहाँ दूसरे किस्म के कहते हैं फूल दई घोगा माता फूल्या फूल दे दे माता दाल चौ, ठीक है, वल खोला पल खोला घोगा नचाए घोगा घोगा पुचारी मारून चढ़ गए, इस तरह का जी, चलता है जी, उसमें। जी। बच्चों का त्यौहार है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बच्चे फूल ला के ठीक बसंत के पर्व पर, जी जैसे चैत्र शुरू होता है जी तो उसके पैरेलल बहुत सारे और भी उस पर्व पे और भी उत्सव त्यौहार होते हैं, नृत्य होता है। हमारे यहाँ जो एक ज़माने में ढोल कलाकार थे जी वो घर घर में जाके बसंत के गीत गाते। जी। वो भी ये तो उसके सर बसंत पंचमी से लेकर के और विश्व संक्रांति तक की जो परंपरा रही है, वैसे ही रात के थाड़ के गीत लगाने की भी वो उसकी परंपरा रही है। हमारे पूरे जो झुमेले थे, थड़िया थे, केदारू थे, हारोल थे, ठीक है, झोड़ा चांचरी थे, जी सारे बसंत पंचमी से शुरू होते जी। थे। चौक में थोड़ा मौसम ठीक होने लग जाता था, बसंत का एहसास हो जाता था। जी जी तो बसंत पंचमी से वो शुरू होते थे। बसंत पंचमी से काफ़ी पहले से कुमाऊं में होली का त्यौहार, निर्वाण की होली जी। पौष माह के पहले रविवार को प्रारंभ हो जाती थी। बसंत पंचमी को श्रृंगार की होली चलती थी जी और फिर आमला एकादशी को फाग की होली चलती थी। जी। तो ये पूरा बैसाखी तक पूरे त्योहारों का उत्तराखंड में एक परंपरा रही है। और पूरे टिहरी जिले में मैंने 1993 में कब रिकॉर्ड किया था, 200 के करीब मेले जी टिहरी जिले में अकेले, एक ही जिले में, एक ही जिले में जिनको थौल कहते हैं वो होते थे। सर जब हम बात कर रहे हैं मेले और पर्व पर बात कर रहे हैं तो हम उत्तरायणी को मेले और पर्व दोनों चीज़ों में देखते हैं। इस्टवाल जी, उत्तरायणी की जो परंपरा है और विशेष रूप से जब हम कुमाऊं में उत्तरायणी की बात करते हैं तो और गढ़वाल में मकरेणी की बात होती है, माघ मेले की बात होती है, इसकी परंपरा को आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या गुंजाइश है कि ये संस्कृति को संरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो? देखिए, उत्तरायणी हो चाहे माघ मेला हो, दोनों ही हमारे रंगों के मेले हैं। पूरे बसंत के शुभागम में जहाँ आपने अभी फुलदेई की बात कही, फुलदेई जो चैत्र मास से शुरू होकर बैसाखी पे समाप्त होती है और बैसाखी के बाद मेलों का एक बड़ा सा पूरा त्यौहार पूरे उत्तराखंड को सजाता है। ये जो डांडे में, थालों में सब लोग इकट्ठा होते हैं। उत्तरायणी मैंने लखनऊ तक जो सस्ती हुई देखी कुमाऊं से चल के, बहुत व्यापकता उत्तरायणी ने ली है। कुमाऊं मंडल से लेके और गढ़वाल में जो माघ पर्व है, भले ही अब जो पलायन की मार ने माघ पर्व को हल्का कर दिया है। गिंदी का मेला तो आपने देखा होगा, गिंदी का मेला बड़ा प्रचलित था यमकेश्वर ब्लॉक में। गिंदी 5 जगह गिंदी कौथी की परंपरा रही है। बेसिकली ढांगू, उदयपुर और यमकेश्वर का जो क्षेत्र है अजमेर, हाँ अजमेर उदयपुर में जी। तो अजमेर और उदयपुर सब राजस्थान से जुड़े हुए माने जाते हैं और वहाँ भी राजस्थान में भी गेंद का मेला बड़ा चर्चाओं में रहा है। पुष्कर का मेला और गेंद का मेला ये बड़ा चर्चाओं में रहा है। लेकिन बैसाखी के शुरू होने के बाद से जब मेलों की बहार लौटती है तो अनगिनत मेले पूरे पहाड़ों के शुरू हो जाते हैं। चाहे आप पिंडारी ग्लेशियर ले लीजिएगा, चाहे चांसी ले लीजिएगा, मतलब आप नेपाल बॉर्डर, बागेश्वर के नेपाल बॉर्डर से लेके और हिमाचल के बॉर्डर तक
आपको मेले ही मेले दिखेंगे, दिन के मेले, रात के मेले, सुबह के मेले, शाम के मेले। और मेलों की रंगत में रंगता ये समाज आपको बहुत सारे रिश्तों को जोड़ता हुआ, एक गठजोड़ करते हुए आगे निकलता है। वही उत्तरायणी का पर्व हो चाहे आपका माघ मेला हो, तो ये सारे गठजोड़ मुझे तो, बल्कि अब हमने अपने जो बचपन में देखे थे, एक मिलाप का केंद्र होता था। डांडे कांटे के जो मेले होते थे, इनमें हमारी जो बहनें, जो जिनकी शादी होती थी, वो आपस में मिलती थी और खूब, जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द है गढ़वाली में, भकोरा भकोरी करके रोना, उनका आपस में लिपट के रोना और फिर रोने के बाद वो खुशी जाहिर करना, वो अंतस को बहुत सुकून देता था। उसी में शामिल है, अगर आप तमसा यमुना घाटी में जाएंगे तो वहाँ जो रात के मेले होते हैं, उस रात के मेले की अद्भुत बानगी ये है कि उस दौरान वहाँ के पुरुष और युवतियाँ आपस में जो उनका प्रेमालाप होता है या आपस में जो शादी ब्याह तक की उनकी बात होती है, तो उस मेले में वो अपना एक गठबंधन ढूंढते हैं और वो जाकर शादी तक पहुंच जाती है वो बातें। तो ये बहुत सारी खूबसूरतियाँ उत्तराखंड के इन कौथिक और मेलों से जुड़ी हुई हैं। मेरा मानना है कि हमारी ये जो विरासत में मिले हमें ये मेले कौथिक है, इस बार हमारे तो, मेरा तो जो विकासखंड कलजीखाल है, बरसों बाद इस बार आंखें तृप्त हुई जब 7 किलोमीटर लंबी लाइन उस मुंडेश्वर के मेले में, खैरालिंग के मेले में मुझे देखने और सुनने को मिली। बहुत सालों बाद फिर से रिवर्स माइग्रेशन के बाद इतनी भीड़ का उमड़ना एक शुभ संकेत, मेरे ख्याल से उन जो बंजर पड़े हमारे पौड़ी गढ़वाल के जो खेत खलियान है, शायद कहीं ना कहीं दोबारा से ताजगी और वानगी लाएगी, मेरा ये मानना है। चलिए, ये तो कई बार ग्रीष्म के मेले हैं, उसमें ऐसा दिख जाता है, छुट्टियां होती हैं, बच्चों की आ जाते हैं। पुरोहित सर इस्टवाल जी रात के मेलों की बात कर रहे हैं। रात के मेलों की परंपरा में बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है और बिनसर का जो मेला है, इसमें क्या संभावनाएं दिखती हैं कि किस तरह के मेले हैं और ये रात्रि के ही क्यों होते होंगे? नहीं, ये जो ऐसे मेले हैं गढ़वाल में, कुमाऊं में, दोनों जगह बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति होती है, निसंतान लोगों को संतान प्राप्ति होती है। अनसुईया का मेला है गोपेश्वर मंडल के पास, बहुत बड़ा मेला, वो भी रात्रि का मेला है। पौड़ी खाल के नीचे शिव मंदिर का मेला है, वो भी संतान प्राप्ति के लिए मेला होता है। और बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है जो संतान प्राप्ति के लिए होता था भगवान शिव के मंदिर में, और वो एक उस क्षेत्र का एक विशेष बहुत बड़ा मेला था तब भी। अब उसकी पैकेजिंग करके सरकार ने बहुत बड़ा उस मेले को बना दिया, उसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं और वो खड़े दिए का कार्यक्रम भी होता है। ऐसा ही मेला आप देखिए जोशीमठ के पास बड़ा गांव में नारायण और गरुड़ को जो व्यक्ति अपने सूप में थामता था, ये माना जाता था उसको संतान प्राप्ति होगी जी। तो ऐसे बहुत जगह हैं। रात के मेलों की परंपरा है, दिन के मेलों की परंपरा है, लेकिन मेले में जैसे इस्टवाल जी ने कहा था कि भकोरा भकोरी करके महिलाएं रोती थी जी, उसके पीछे एक बैकग्राउंड था इस्टवाल जी। हमारी जो महिलाएं थी ससुराल में, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता था, बहुत कठोर जीवन होता था। वो 6-6 महीने 1-1 साल तक मायके नहीं आ पाती थी, 10-12 साल में उनकी शादी हो जाती थी। तो रोना उनके जीवन का एक अंग हो गया था। उनको पूस के महीने, पौष के महीने 1 महीने का अर्ण लीव मिलती थी, 7 दिन की कैजुअल लीव मिलती थी जून के महीने में, वही 6-7 दिन की भादों में मुंगरी खाने के लिए मिल जाती थी कैजुअल लीव। और कभी शादी ब्याह वगैरह में आना तो उसमें तो मायके आना उनके लिए बहुत दूभर होता था जी। वो लगभग जितने खुदेड़ गीत निकले इसी नॉस्टैल्जिया से निकले जी। वो ये कहा जाता था अपने मायके का कुत्ता भी आ जाए तो वो भी प्यारा होता है। तो मुझे याद है कि बैसाखी के मेले में अगस्मुनी में वो माताएं उसकी नालू की सब्जी, अरबी की सब्जी, आलू की सब्जी, हलवा, पूड़ी, पकौड़ी सब बना के अपनी बेटी के लिए ले जाती थी, क्योंकि उसको ससुराल वाले मायके इतने इजीली भेजते नहीं थे। तो जब 2 बजे विदाई का समय आता था तो मैं देखता था वो लड़कियां रोते रोते आलू खा रही हैं, रोते रोते आलू खाते खाते रो रही हैं, उनके आंखों से हर समय आंसू गिरते। इतना कष्ट था, इतना नॉस्टैल्जिया था, इतना दुख था उनके जीवन में जी। अब उनके जीवन में दुख कम हो गया है, नॉस्टैल्जिया भी कम हो गया है,
ठीक है। अब तो फ़ोन हो गया, फ़ोन ने तो ये खुद नाम की जो चीज़ थी जी, उसको तो लगभग मिटा दिया। नराई नाम की जो चीज़ नराई थी उसको फ़ोन ने ख़त्म कर दिया, लगभग ख़त्म किया। नराई भी कम है, अब खुद भी कम है और जीवन के दुख भी कम है। इसलिए अब वो रोना धोना अब कम हो गया, आपको सुनाई नहीं देता। नहीं तो ससुराल में बूढ़ी औरतें भी जानबूझ के रो करके अब गांव से ससुराल जाते थे। रोहित सर, हम लोग ये देखते हैं कि जो बनियाद की परंपरा है, देवरा की परंपरा है, ये बहुत अलग तरह की परंपरा है। जिस रोने की आप बात कर रहे हैं, बनियाद में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ये बनियाद की क्या परंपरा है, देवरा की परंपरा बनियाद क्या तो देखिए, जो देवी को एक तरह से लोग जब कोई भी देवी है जी, लगभग 200 के करीब देवी देवता मैंने देखा अगस्मनी घाटी के आसपास ही है जी, जिनकी बनियाद होती है जी, तो देवी पूरे 6 महीने तक अपने जो गूंट गांव होते हैं, जो धियाणियों के गांव हैं, सारे 6 महीने तक घूमती है। और उसके बाद उसकी बनियाद ऐसा है, वैसे उसको कहते हैं देवरा। बनियाद उसको कहते हैं जहाँ पे मंदिर से बाहर उसका यज्ञ होता है, वन से बनियाद का मतलब वन में, जी, जी, अंदर नहीं, बाहर। इसलिए उसको हम बनियाद कहते हैं 9 दिन के यज्ञ को या 7 दिन के यज्ञ को। जी। अब जब बनियाद होती है उसके बाद जब देवी विदा होती है तो बड़ा बड़ा भावुक क्षण होता है। वो जो लोग जो देवी को 6 महीने तक यहाँ पे रख के ले जाते हैं या हाथ पे पकड़ के ले जाते हैं, उनसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। पूरा गांव लग जाता है उनसे छुड़ाने में, और उसके बाद लोग बहुत रोते हैं। और वो तो मैं केदार घाटी की बात कर रहा हूँ। पिंडर घाटी में नैन देवी की जब विदाई होती है तो उससे पहले जो वो अपना गणवें होता है जी, वो गीत गाता है उस देवी के, अब तुझे इस धरती को छोड़ के पाताल लोक में जाना है जी, तो तू कैसे जाएगी। जी, अब जब तू यहाँ पे बसंत आएगी तो हमें तुम्हारी याद आएगी, बसंत के फूल खिलेंगे, जब शरद के फूल खिलेंगे तो हमें तुम्हारी याद आएगी। तो मैं क्या बताऊँ, उसके बाद जब वो देवी विदा होती है, उसका निशान विदा होता है, तो हजारों लोग, 1987 में डूंगरी पैतौली गया था तो उस समय पहले 2 लोग रोए, फिर 10 रोए, फिर 100 रोए, फिर 3000 औरतें रोने लग गई जी, जब उसको खींचा गया नीचे। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं दूसरी उसी नैन की उसमें गया तो उसमें 100 लोग रो रहे थे, कहीं नहीं रो रहे थे। लेकिन अभी जब मैं कोट भटियाणा की नैन की विदाई में गया, 2000 औरतें रो रही थी। तो उनका एक दियाण का बेटी का जैसा संबंध बन जाता है। बात वही है। इस्टवाल जी, रोहित सर जैसे बनियाद की बात कर रहे हैं कि 9 दिन की वो बनियाद है, घर पूजा बाहर हो रही है। आपके यहाँ जो मंडाण की परंपरा है वो भी 9 दिन के 9 रात के मंडाण की जो परंपरा है वो क्या है? नवरत्न मंडाण बेसिकली नवरत्नों में हमारी जो देवियाँ हैं, देवी पर्व माना जाता है। नवरत्न में हमारे यहाँ नवरत्न मंडाण में कई चीज़ें शामिल हैं। भारत शामिल है उसमें, पांडव नृत्य हैं आपका, फिर इसमें क्या कहते हैं, जो मेलों का गमन है, मेलों से लौटने का गमन है, पूरा नवरत्न मंडाण में आता है। हमारे नवरत्न मंडाण बेसिकली एक जागरण है। वो मूलतः अगर देखा जाए तो 9 रात के मंडाण में हमारी जो कुल देवियाँ होती है, ईष्ट देवियों की पूजाओं का एक बड़ा यज्ञ जिसको कह सकते हैं हम। अब भले ही उसे बदल के हमने सूक्ष्म कर दिया। पहले 9 रात 9 दिन तक रोज क्या अनुष्ठान चलता रहता था। अब हमने उसको सात्विक रूप में लेना शुरू कर दिया कि साहब सत्यनारायण की कथा करो या फिर वो 9 दिन का भागवत करो। सत्यनारायण की कथा तो पहले से भी रही है, पर 9 रात के मंडाण की जो परंपरा है, देवी के अनुष्ठान की जो परंपरा है, जो पूजा की परंपराएं हैं, तो वो 9 रत्ता जो नवरात्र है उससे अलग भी ये परंपरा अलग भी है। मैं अभी ला रहा हूँ आपको अष्टबली जो विधान है, जो विधान है। ज्वाल्पा देवी में ब्रिटिश काल में, ज्वाल्पा हमारे बिल्कुल पौड़ी गढ़वाल का जो मेन वो है केंद्र, सबसे बड़ा मेला लगता था। 5000 से 10,000 लोग इकट्ठा होते थे उसमें। और वही बिनसर जो गढ़ कुमाऊं की सीमा पे है, बिनसर में, वहाँ भी अष्टबली की परंपरा थी। वहाँ भी 10,000 के लगभग संख्या में लोग जुटते थे। तो वो नवरत्न मंडाण से ही उपजी हुई सारी वो थी विधाएं जो अब खत्म सी हो गई हैं। मेरे ख्याल से अब ज्वाल्पा देवी में तो अब अष्टबली होती नहीं है बहुत सालों से, और अष्टबली का ये परंपराएं बदल गई हैं। मैं मेले कौथिकों से जोड़ के अभी जो बुनियाद पे सुन रहा था, ऐसे ही देखिए ना कितनी चीज़ें हमारे समाज में उपजी हैं।
काफल पाको मिलनी चाहो, या फिर वो सर गतीदा पा पा करके वो जो एक पपिया बोलता है, या कुफू जो जौनसार का है, वो बिस्सू मेला जब शुरू होता है तो उससे 1 महीने पहले से वो पता नहीं कहाँ से वो चिड़िया पैदा होती है। कुफू बोलते हैं। नहीं, उधर कुफू बोलते हैं उसको। वो 1 महीने पहले ही उपजती है पुरोहित साहब, और वो कहती है आई गो बिस्सू तोड़िया रोटी चिस्सू, यही बोलती रहती है। और अगर बच्चे उसका अनुसरण करें तो दादियाँ डांटती थी कि खबरदार ऐसे मत बोलो। फिर वो कहानियाँ सुनाती थी कि भाई ये चिड़िया का जन्म 1 महीने का है, ये 1 महीने में पैदा होती है, और 1 महीने में ही फिर इसको जिस दिन विषु होता है उस दिन इसको बुखार आता है और मर जाती है। तो कितनी लोक गाथाएं, लोक परंपराएं जैसे आप नौरता मन्नाण की बात कर रहे हैं जी, बधान में एक कड़ाकोट पट्टी है जी। वहाँ नौरता मन्नाण आज भी होता है। अच्छा, नौरता कहते हैं उसको, नौरता। और वो होता है पूस के महीने। उसमें सारे वीर देवता, उसमें नरसिंह भैरव सारे नाचते अवतरित होते हैं, हैं। 9 रातों तक नाचते हैं। और मेन जो देवी है भवानी चंडिका जो भी उनकी होगी वो होती है, तो उसमें बड़ा भयंकर नृत्य होता है 9 रात तक। तो वो परंपरा वहाँ अभी है। और जो बिस्सू की आप बात कर रहे थे वहाँ जौनसार रवाई और ऊपर अपने पर्वत की तरफ, इसमें मुझे लगता है कि श्यालदेवी बिखोती और वो जो उत्तरायण होती थी बागेश्वर में, जी, सबसे बड़ा मेला जखोल में होता है। जखोल में, हाँ, बिस्सू का मेला सबसे बड़ा मेला होता विश्व और है। सोमेश्वर का दोनों का सोमेश्वर बड़ा- दोनों बड़ा का मेला होता है। बिस्सू मतलब वही सोमेश्वर का हाँ, मेला सोमेश्वर का बिस्सू ही होता है। जी, बिस्सू तो बैसाखी हो गई जी, ना। जी। बैसाखी के मेले को बिस्सू कहते हैं। यात्रा की भी परंपरा है पुरोहित सर। हमारे यहाँ जो यात्राएं हैं, जैसे नंदा की रात जात की यात्रा है, डोल यात्रा है, तो इन यात्राओं का क्या स्वरूप है उत्तराखंड में? यात्राएं ऐसा है कि ये एक कम्युनिटी को जोड़ती हैं, जी, कई कम्युनिटीज़ को जोड़ती हैं। जी, तो जैसे डोल जाता है तो डोल जाता वो उसमें पिथौरागढ़ का एक हिस्सा है, जी, उसमें ये डोल यात्राएं चलती हैं। मैं उनकी ध्वनियों की, जी, ध्वनि कास्ट की ध्वनि डोल कास्ट यात्रा जी। डोल यात्राएं चलती हैं। तो पूरी कम्युनिटी को, जितने ध्वनि जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारी हो उसको कनेक्ट करते हुए जी। तो वहाँ डोल यात्राएं चलती हैं। या वहाँ फिर शिप्ला केदार की यात्रा जाती है केदार ऊपर। की जाती है। तो बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं है ऐसी लंबी कुमाऊँ जी, में, जी। लेकिन गढ़वाल में ऐसी यात्राएं बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ नंदा देवी की जात होती है, हर इलाके में होती है। जी, वहीं उसमें होती है अल्मोड़ा में जी। नंदा देवी का डोला निकलता है, नंदा सुनंदा, बिल्कुल, नंदा वो भी सुनंदा। एक यात्रा ही है। वो नैनीताल में और वहाँ दोनों और जगह। नैनीताल दोनों जगह निकलती है। और उसके बाद हमारे यहाँ तो यात्राएं, नंदा देवी की तो इतनी बड़ी यात्रा है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। जी, तो यात्राएं इस एक तरह से एक कम्युनिटी को जोड़ने वाली यात्राएं हैं। दूसरा ये है अपना एरिया मार्क करने के लिए। जी, बिल्कुल। नंदा देवी का कितना बड़ा एरिया है, जी, जी, उसको मार्क करना। ये जो छोटी यात्राएं होती हैं, जो जितनी धियानियाँ होती हैं, जितने कनेक्टेड गांव होते हैं, उनको छूते हुए चलती है, अपना बॉर्डर जी, डिसाइड करते हुए चलती है। जी, हमारे डॉक्टर लोकेश ओहरे ने एक रिसर्च की है, बॉर्डर रिचुअल्स ऑफ जी, जौनसार डिस्ट्रिक्ट, महासू गेट बॉर्डर। उसका मतलब ये है कि बॉर्डर मार्क करना उससे। जी, जी, इसलिए चालदा महासू का जो अपना एरिया है पूरा टोंस के उस तरफ भी है टोंस के इस और तरफ। टोंस के इस तरफ भी है, इसलिए दोनों तरफ घूमते हैं चालदा महासू। जी, और पबासिक उसी तरफ घूमते हैं और बासिक इसी तरफ घूमते हैं। वो उनका मार्क करने का है। इस दूसरा बार- लोगों को जोड़ने का है, जी, उसका उद्देश्य शिक्षा देने का भी है। जी, जब एक क्षेत्र की यात्रा किसी गांव से होकर गुजरती है तो हर एक गांव में, जी, हर एक जगह पे लोग कुछ सीख के जाते हैं। जी, तो इस तरह से आप देखते हो कि भाषा का एक ही जैसा आदान होना, प्रदान भी होता है। भाषा का आदान प्रदान होता है, विचारों का होता है, अपने अनुष्ठानों का होता है, जो भोजन वगैरह की आदत है सबका आदान जी, प्रदान होता लोग है। की परंपराएं जुड़ती हैं, ये परंपराएं जुड़ती हैं। हाँ यार, तुम्हारे यहाँ क्या होना, हमारे होती है नून भाई। जी। ये बातें सारी चलती हैं, समझते हैं लोग। हाँ, पुरोहित सर ने महासू, चालदा महासू की बात की। आपका महासू पर कई सालों से जो काम है, महासू की जो यात्रा है वो किस तरह चलती है और उसका भाव क्या होता है? देखिए, महासू 4 भाई महासू हैं। चालदा, चालदा। बोटरा, बासिक और पवासिक। ठीक है, चार भाई हो गए। तो इनमें सिर्फ चालदा जिसका नाम है, उनका काम है चलना अपने क्षेत्र में। वो अगर इस साल उनको ये मंदिर जो उनका है
यहाँ स्थापित हैं, अगर उनका मन किया कि उनका मन वहाँ से भर गया, दूसरी सरहद या दूसरे खत में जाना है उनको, तो उससे पहले उनका घांडवा जाएगा, वो तय करेगा। घांडवा क्या, वो बकरा, कितनी बड़ी वो एक लोक संस्कृति है, धर्म संस्कृति है रोहित साहब, कि एक बकरा जाएगा, चिन्हित करेगा कि आगे कहाँ जाना है, महासु कहाँ, चालदा महासु कहाँ रहेंगे, चालदा कहाँ, कौन से गांव में ठहरेंगे। गांडवा बकरा है जिसकी बलि नहीं होती, बलि नहीं बता होती। दें। दो तरीके से बकरे होते हैं, जो या तो महासु के थान में छोड़े जाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, और एक जो काटे जाते हैं। दो अलग अलग हैं, तो उनमें सिड़कुड़िया वगैरह कितने उनके सहपाठी हैं, किसके लिए बकरा खाने के लिए छोड़ा जाता है और किसको घांडवा बनाया जाता है, वो देवता की परंपराओं में बहुत व्यापकता है उसमें। चालदा की जो परंपरा है, चालदा उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी समानांतर रूप से चल रही होती यात्रा है। नहीं, जो आज का जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है जी, एक जमाने में उसका नाम महासू डिस्ट्रिक्ट जी। तो पहली बार मेरे ख्याल से 64-65 साल बाद पहली बार चालदा टाउन्स पार करके हिमाचल में गए, पश्चिमी में जी। और देखिएगा अपने ये कौन सी खत है, वहाँ से जब चालदा का घांडवा वहाँ गया तो कई दिनों तक उनको ये कि बकरा है कहाँ का, कैसे यहाँ आ गया मंदिर में। दसाऊ से आज़ाद शहू है, तो ये कानू के टॉप में है आज़ाद शहू। तो वहाँ से जब वहाँ गया बकरा एक, तो वहाँ के लोग पश्चिमी के लोग हैरत में रह गए। फिर चालदा जब वहाँ उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो पूरी सजावट, और देखिएगा धर्म संस्कृति के कितने चितेरे हैं उस घाटी के लोग, एक मंदिर पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जितना बड़ा दान कभी ये नहीं बताते कि मैंने लाखों रुपए दिया है या 50 रुपए दिया है, कुछ नहीं। चाहे वहाँ 50 रुपए जिसने दान किया हो या 10 लाख रुपए दान किया हो, वो दान सबका बराबर है। प्रोफेसर, कुमाऊं में हिल यात्रा की परंपरा है, शोर घाटी में विशेष रूप से जो हिल यात्रा होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हिल यात्रा की परंपरा वैसे तो ये 7वां-8वां से जुड़ी हुई है। 7वां-8वां की गमरा की विदाई जो होती है जी, गमरा की विदाई के साथ ही वो हिल यात्रा का भी अनुष्ठान करते हैं। हिल यात्रा का मतलब हिले में, गीले में, बरसात में जो यात्रा होती है जी, हिला, इसलिए उसका नाम हिल यात्रा है। वैसे ये परंपरा गमरा से के उत्सव से 7वां-8वां से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो हिल यात्रा के मुखौटे हैं ये दसाई फेस्टिवल से आए थे, नेपाल से। नेपाल के दसाई फेस्टिवल 4 मेयर भाई जिन्होंने वहाँ एक मैन ईटर मारा था पिथौरागढ़ में, बड़े बहादुर लोग थे जी। उनका नाम बिशन सिंह और क्या क्या मैं नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा। 4 भाइयों के नाम से 4 गांव मिले हुए पिथौरागढ़ के बगल में जी। तो ये लोग जब नेपाल गए थे, दसाई फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ वो कटरा मारने की, बलि देने की एक परंपरा, भैंसा मारने की। एक भैंसा ऐसा था जिसके सींग आ रहे थे गर्दन में जी, तो वो उसको मारने किसी को हिम्मत नहीं हो, तो ये बैठे हुए थे 4 भाई, इन्होंने कहा हम मारेंगे। तो इन्होंने भैंस को घास दिखा करके उसका सर नीचे कर दिया और सींग पीछे हो गए, जिससे जगह खाली हो गई, उन्होंने भैंसे को मार दिया। अब वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए इनाम में? उन्होंने कुछ नहीं चाहिए, ये हमें ये लखिया भूत का मुखौटा चाहिए, 3 मुखौटे लखिया भूत के चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लखिया भूत के मुखौटे ले जाओ। तो ये लखिया भूत के मुखौटे लेके कुमोड़ में आए, पिथौरागढ़ के पास में कुमोड़ है जी। तो कुमोड़ में इसकी शुरुआत हुई हिल यात्रा। आज भी वहीं पर होता है कुमोड़ में ही? नहीं होता, 12 गाँव में होता है। पिथौरागढ़ के मुख्य आयोजन जो है मुख्य वहाँ होता है, बजेटी में भी होता है, बलकोट में भी होता है, सदगढ़ में भी होता है, कनाली छीना में भी होता है। जैसे यहाँ कोटी बनाल में वो होता है अपना साड़ी पांसाई, कौरव और पांडवों का आपसी द्वंद्व तो होता है, वो भी गजब का है रवाई घाटी। तो मैं उसको थोड़ा सा बता रहा था हिल यात्रा में। तो हिल यात्रा एक बड़ा भारी उत्सव होता है जिसमें हर जगह नहीं होता है, लखिया भूत के मुखौटे नहीं होते हैं, कहीं हिरन चित्तल का प्रमुख होता है, लेकिन मुखौटे होते हैं, और गमरा का उत्सव उसमें होता है। तो इसमें जैसे शुरू में उन्होंने कुमोड़ में एक बड़ा भारी उत्सव उसे बनाया। शुरू में झाड़ू वाला आएगा, फिर दही वाला आएगा, फिर ननी हॉल आएगी, फिर ठुली हॉल आएगी,
फिर पुतारी आएंगी, फिर हिरन आएगा और आखिर में लखिया बहुत आएगा। और गले बल भी आता है उसमें। जी 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 तो गले बल तो वो ये प्रतीक पड़ो है बल, हाँ जी। पड़ो बल की हमारे समाज में बहुत सारे गले बल अभी भी पड़े हुए जी, हैं। जी। देहरादून में भी बहुत सारे गले बल हैं। ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह गले बल पड़े हुए हैं। लोक संस्कृति के संवाहक मेले और पर्व। उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य जरूर है, लेकिन बहुत ही विविधतापूर्ण और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत अद्भुत, बहुत अनूठी है। और जब हम समय की सीमा में बनते हैं तो, और जब इस तरह की चर्चा में प्रोफेसर D.R. पुरोहित बैठे हों तो ये चर्चा कई घंटों की चल सकती है। मनोज इस्टवाल बैठे हों तो पूरी लंबी यात्रा पूरे उत्तराखंड की एक साथ हो सकती है। पुरोहित सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए, उत्तराखंड विशेष के लिए समय निकाला। इस्टवाल जी, आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी एक खास प्रस्तुति उत्तराखंड विशेष, जिसमें लोक संस्कृति के संवाहक मेले और पर्व पर एक केंद्रित बातचीत की गई। और इस तरह लोक संस्कृति को लेकर, लोक सरोकारों को लेकर निरंतर हम आपके बीच उत्तराखंड के तमाम विद्वानों को लेकर के आएंगे। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।